दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, ये शब्द थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं वो इन शब्दों के मायने भी जानते हैं। भारत के कई पड़ोसी मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल आदि। इन सभी की जमीनी सीमाएं भारत से जुड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पड़ोसी देश हैं जिनकी जमीनी सीमाएं तो भारत के साथ नहीं लगती, लेकिन वो भारत का पड़ोसी द्वीप देश जरूर है। और इसीलिए हर लिहाज से भारत मालदीव एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दिनों मालदीव और भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है मालदीव की मौजूदा सरकार और चीन की दोस्ती। बीते महीनों में मालदीव का झुकाव चीन की तरफ साफ देखने को मिला है, जिसकी वजह से भारत और चीन के रिश्ते में खटास देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि आज एक बार फिर भारत और मालदीव के रिश्तों का जिक्र क्यों हो रहा है। कारण है इजराइल। इजराइल ने भारत के समर्थन में मालदीव को खुली धमकी दी है, जिससे पूरे मालदीव में हड़कंप मच गया है। क्या है इजराइल की धमकी से जुड़ी पूरी खबर, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे भारत और मालदीव विवाद की, जिसमें अब इजराइल की एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत मालदीव विवाद में नया मोड़, इजराइल ने दिया भारत का साथ, मालदीव को दी खुली धमकी, निकल गई मालदीव की सारी हेकड़ी। पूरी खबर मालदीव और भारत विवाद से जुड़ी है, जहां मालदीव और उसके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो को अब इजराइल ने झटका दिया है। इजराइल ने अपने नागरिकों को कहा है कि वो भारत भ्रमण करें, साथ ही भारत के सुंदर पर्यटन स्थलों की तस्वीरें भी साझा की हैं। बता दें कि इस्लामी मुल्क मालदीव ने इजराइल के पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए इजराइल ने उसे सबक सिखाया है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और केरल की मनोरम तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं और लिखा, जैसा कि मालदीव ने अब इजरायलियों के आने पर बैन लगा दिया है। नीचे दिए गए यह कुछ खूबसूरत और अद्भुत भारतीय समुद्र तट हैं, जहां इजरायली पर्यटकों का हार्दिक स्वागत होता है और बेहद आदर सत्कार किया जाता है। हमारे डिप्लोमेट्स द्वारा यात्रा की गई जगहों के आधार पर ये कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। इसके बाद नीचे कमेंट्स में भारतीयों ने भी दिल खोलते हुए कहा कि इजरायलियों का हमारे देश में स्वागत है, यहाँ उनका भरपूर स्वागत किया जाएगा। बता दें कि इजराइल पर गाजा पट्टी में बमबारी और गोलीबारी का आरोप लगाते हुए मालदीव ने वहां के पर्यटकों पर बैन लगा दिया है। मुल्क के गृह क्षेत्र सुरक्षा एवं तकनीकी मंत्री अली इस्सूसान ने कहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन बैन के लिए कानूनी बदलाव शुरू करने पर मुहर लगाई गई थी। इसके बाद मंत्रियों की एक विशेष समिति भी बनाई गई। मालदीव ने फिलिस्तीन की मदद के लिए एक विशेष राजदूत की नियुक्ति का निर्णय भी लिया था, साथ ही फिलिस्तीनियों के लिए फंड भी जुटाने का काम किया था। फिलिस्तीन के समर्थन में एक राष्ट्रीय मार्च का भी आयोजन किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों का नरसंहार किया था, जिसके बाद से ही इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि इजराइल ने सीज फायर का नया प्रस्ताव कतर के माध्यम से हमास को भिजवाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में लक्षद्वीप का दौरा किया था और वहां से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद मालदीव भड़क गया था। लक्षद्वीप की सुंदरता देख वहां पर्यटन भी बढ़ा। मालदीव के 3 मंत्रियों को पद से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने पीएम मोदी का आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारतीयों द्वारा बहिष्कार के बाद मालदीव के पर्यटन और राजस्व में भारी कमी आई है। अब इजराइल का साथ मिलने के बाद भारत को और ताकत मिली है। क्या है भारत मालदीव विवाद। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद उनकी शेयर की गई तस्वीरों पर मालदीव की मंत्री मरियम स्यूनो ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनमें से एक टिप्पणी में उन्होंने पीएम मोदी को इजराइल की कठपुतली तक कह दिया था। मालदीव के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। मालदीव की स्वतंत्रता के बाद 1965 से लेकर 1974 तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध थे, लेकिन 1974 में इन्हें निलंबित कर दिया गया। आज भी दोनों देशों के बीच में पूरी तरह से राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हो सके हैं, लेकिन मालदीव जाने वाले इजरायली पर्यटकों की संख्या आज भी अच्छी खासी है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुए इजराइल गाजा युद्ध के बाद फिलिस्तीनियों के समर्थन में मालदीव में भी प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों की एक मांग ये भी थी कि इजरायली पर्यटकों को मालदीव आने से रोका जाए, लेकिन भारत मालदीव विवाद में इजराइल की एंट्री तब हो गई जब भारत में इजराइल के दूतावास ने अपने एक्स हैंडल में लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें साझा की थी।
पीएम मोदी पर मालदीव की मंत्री की टिप्पणी के बाद लक्षद्वीप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कई चर्चित हस्तियों ने तो यहां तक कह दिया था कि लोगों को मालदीव की जगह अपने देश में मौजूद लक्षद्वीप की सुंदरता को जाकर देखना चाहिए। वहीं भारत से हुए विवाद के कारण मालदीव में लोगों को ये डर था कि इसकी कीमत पर्यटन उद्योग को चुकानी पड़ेगी। हालांकि लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या काफी कम है और उसकी सबसे बड़ी वजह सुगम यात्रा और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना है। भारत सरकार इसी दिशा में कई कदम उठाने जा रही है। ऐसी रिपोर्ट है कि लक्षद्वीप में एक नया एयरपोर्ट बनाने जाने की तैयारी की जा रही है। इजरायली दूतावास ने ट्वीट करके बताया था कि वो लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। आसान शब्दों में कहे तो ये डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट असल में खारे पानी से नमक और खनिज निकालने की एक प्रक्रिया है, ताकि उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए और बाकी कामों में किया जा सके। दुनिया भर में साफ पानी की बहुत कमी है। संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा लोगों के पास साफ पानी पीने तक नहीं है। समुद्र के पानी का सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें नमक की सघनता 35,000 ppm से भी ज्यादा होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में पीने के पानी का सिर्फ 1% ही डिसैलिनेशन प्रक्रिया से आ जाता है। लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जहां पर मीठे पानी की समस्या होना आम बात है और खारे पानी को मीठा करने की तकनीक में इजराइल माहिर है। इजराइल डिसैलिनेशन प्रक्रिया को आज से नहीं बल्कि 5 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है। उसके समुद्र तट पर अलग अलग जगह पर 5 डिसैलिनेशन प्लांट हैं, जबकि वो 2 और प्लांट तैयार कर रहा है। साल 2019 तक इजराइल अपनी 70% पानी की जरूरत इसी डिसैलिनेशन प्रक्रिया से पूरी करता है। इसके अलावा उसका 25% पीने का पानी इसी प्रक्रिया से आता है। इजराइल ने डिसैलिनेशन के अलावा सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में भी कामयाबी हासिल की है। उसका वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग रेट 90% हो गया है। इस पानी का इस्तेमाल वो कृषि और दूसरे दैनिक जरूरतों में करता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 80% वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट या इस्तेमाल किए वापस इकोसिस्टम में बहा दिया जाता है। इजराइल ने पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल कर खुद को वाटर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट तकनीक की एक नज़ीर के तौर पर पेश किया है। उसका दावा है कि उसके मैनेजमेंट और तकनीक के जरिए पानी की कमी की समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा इस पूरे विवाद में चीन का क्या रोल है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। चूंकि मालदीव में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है, इसलिए चीनी रिसोर्ट कंपनियां वहां काफी पहले से सक्रिय रही हैं। कोविड के दौरान जब ज्यादातर देशों ने मालदीव के पर्यटन उद्योग में अपना काम बंद कर दिया था, तब भी चीनी कंपनियां यहां पैसा लगा रही थी। लेकिन चीनी कंपनियों का ये पैसा बाजार से इकट्ठा नहीं किया गया था। ये पैसा चीन के सरकारी बैंकों का था, यानी ये सीधे तौर पर चीन की सरकार का पैसा था। मोइजों के आने के बाद इस पैसे पर मुहर लग गई है, यानी ऐसा पैसा जो अब तक अनौपचारिक तरीके से आ रहा था, अब औपचारिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीनी निवेश के संबंध में भविष्य में कोई विवाद होता है तो मामला चीन की अदालत में जाएगा और मालदीव सरकार हर्जाना भरने के लिए बाध्य होगी। इस समझौते से चीन ने मालदीव सरकार को अपनी शर्तों से बांध दिया है। भविष्य में मालदीव में कोई दूसरी सरकार भी आए तो भी उससे समझौता बाध्यकारी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मालदीव इतना कच्चा खिलाड़ी है कि वो चीन की रणनीति को समझ ना सके, खासकर तब श्रीलंका समेत कई दूसरे देश चीन पर कर के साथ अपनी शर्तें लादने के आरोप लगाते रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि 2 बड़ी ताकतों के बीच के छोटे देश स्विंग स्टेट की तरह व्यवहार करते हैं। जहां से उनका ज्यादा हित सत्ता है, उसकी और वो ज्यादा झुकाव रखते हैं और दूसरी ओर के देश से सौदेबाजी वाले संबंध बनाए रखते हैं। वो कहते हैं कि मोइजू की पार्टी चीन समर्थक रही है और ये उसकी घरेलू राजनीति का हिस्सा भी रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार घरेलू राजनीति का असर दिखता है। मौजूद सरकार ने अपने इसी पुराने रुख को बरकरार रखते हुए चीन की ओर ज्यादा झुकाव दिखाया है। वो आगे कहते हैं कि दूसरा अहम पहलू यह भी है कि मालदीव पर चीन का कर्ज इतना ज्यादा है कि मौजूद सरकार के लिए इसे चुकाना संभव नहीं लगता। इस लिहाज से देखें तो चीन की तरफ दिखाया जा रहा है रुझान मालदीव के व्यावहारिक फैसले की झलक दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।